अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड PSL 9 स्पेशल ट्रांसमिशन के तहत, और बड़े बड़े मैचेस, कोयटा हार गई कराची से, इस्लामाबाद जीत गई कराची से। कोयटा कराची से बड़े अजीब तरीके से हारी, उस पर गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ बात हुई, आज भी हम बात करेंगे। लेकिन जो गुज़िश्ता मैच था यानी इस्लामाबाद और कराची का, उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड भी कोई वन साइडेड होकर मैच नहीं जीती, कोई फुल फ्लैज मैच नहीं जीत रही। बड़े नेक टू नेक मैच खेल रही है, बड़े फंसे हुए मैचेस खेल रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑन पेपर सबसे तगड़ी टीम लग रही थी, लेकिन ऑन ग्राउंड जब हम देखते हैं, मैच के दौरान देखते हैं, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही जैसे मुल्तान सुल्तान परफॉर्म कर रही है। मुल्तान सुल्तान का एक मोमेंटम है, मुल्तान सुल्तान मैचेस हारी, लेकिन दोनों मैचेस वो हारी पेशावर ज़ल्मी से। इससे पहले 6 के 6 मैचेस वो सीजन्स में पेशावर ज़ल्मी से जीत चुकी थी। तो बाबर आजम ने कप्तानी में चले ये डेंट तो डाला और ये चेंज तो किया कि 6 मैचेस की हार के बाद पेशावर ज़ल्मी की गोद में जीत डाली, और वो भी मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट। सबसे तगड़ी टीम है। और उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर 118 पर जिस तरह आउट हुई कराची के अगेंस्ट, बड़ी अजीब बात है। और लगता यूँ है कि जो टीम्स हैं उन्होंने लोअर मिडल ऑर्डर की जो स्ट्रेंथ है उस पर बहुत कम काम किया है। पेशावर की अगर मैं बात करूं तो पॉवेल और ये नहीं चल रहे उस तरह से, लेकिन अगर कैडमोर, पॉवेल ये सब चले तो फिर उनके पास लोअर मिडल ऑर्डर ठीक लगता है। वहाँ पर बॉलिंग का मसला है, बॉलिंग स्ट्रेंथ नहीं है। इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड में बैटिंग भी बहुत अच्छी, बॉलिंग भी तकरीबन ज़बरदस्त दिखाई देती है, लेकिन हम लोअर मिडल ऑर्डर को उनके स्ट्रगल करता देखते हैं। आज़म भी वन ऑफ मैच चल रहे हैं, मुनरो भी नीचे तक खेल लेते हैं, हालांकि ऊपर आते हैं पर नीचे तक खेल लेते हैं। शादाब भी कुछ एक आधा मैच बहुत अच्छा लगा, फिर एक दो मैच उनके अच्छे नहीं हुए, फिर एक मैच अच्छा हो गया, तो 2-3 मैच अच्छे और 2-3 मैच बुरे। इसी तरह वहाँ पर फ़हीम अशरफ की बहुत बात हो रही है, हम भी कर रहे हैं, बाकी सब भी कर रहे हैं। फ़हीम ने दोनों मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी, और शायद दोनों मैचेस में फ़हीम अशरफ एक में क्लोज ले गए और एक में मैच जितवा दिया। तो फ़हीम अशरफ को एक क्रेडिट ज़रूर जाता है गुज़िश्ता रोज़ के मैच का। लेकिन क्या वजह है कि इतनी तगड़ी ऑन पेपर टीम को फिर रिलाय करना पड़ता है लोअर मिडल ऑर्डर तक? क्यों उनका टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा है? एलेक्स सेल्स बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे। लाहौर कलंदर के तो मसाइल ही अलग है, वहाँ पर फ़ख्र नहीं चल रहा। साहबजादा फरहान ने 2-4 मैचेस अच्छे खेले हैं। अब जाहिर है 2-4 मैचेस के बाद कंसिस्टेंसी, 2-4 मैचेस में एक आधा मैच नहीं भी होता कि आप नहीं खेलते, फिर वो खेल लेगा अच्छा। लेकिन पूरी टीम जहाँ खेलने की बात आती है, अब्दुल्ला शफीक को बाहर बिठा रखा है, कभी कामरान गुलाम, कभी एहसन, कभी किसी को ट्राई करते हैं। सिकंदर रज़ा को प्रॉपर बैटिंग ना तो बॉलिंग दे रहे हैं। शाहीन आफरीदी समझ नहीं आ रही। कार्लोस ब्रैथवेट जब खेले तो उनको भी नीचे खिलाया गया, बॉलिंग में भी कभी यूज़ किया, कभी नहीं किया, कभी एक ओवर करवाया। पता नहीं क्या तजर्बे कर रहे हैं शाहीन आफरीदी और किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। शायद वो वर्ल्ड कप जहन में रख के पाकिस्तान टीम समझ बैठे हैं, लाहौर कलंदर के इसी के लड़कों को मैंने वर्ल्ड कप खिलाना है, तो शायद इन्हीं के तजर्बे कर लें कि जो फिक्स हो जाएगा उसको खिला लेंगे। 2 सीज़न की टॉप टीम रहने वाली अब बहुत ही माठी टीम दिखाई दे रही है। एक उन्हें बारिश का पॉइंट और एक जीत का पॉइंट मिला। चले, जीत का पॉइंट तो चखा उन्होंने। साबिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। साबिर भाई बड़े शानदार एनालिस्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट, और आप उन्हें देखते रहते हैं टेलीविज़न चैनल्स पर। और उनके साथ साथ सैयद हैदर भाई ने हमें ज्वाइन किया जर्मनी से। सैयद हैदर भाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर हफीज़ अमान इंटरनेशनल अंपायर हैं, कनाडा से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया जी तमाम हजरात का। साबिर भाई, हम ज़रा बात करते हैं PSL के रंग की। यार PSL का रंग ठीक है, मज़ा हम कहते हैं कि यार वो मज़ा नहीं आ रहा जो इससे पहले हमें आ रहा होता था। A-B कैटेगरी प्लेयर्स खेलते थे, मिक्स एंड मैच होता था। अब तो कैटेगरी को छोड़ देते हैं। पूरी PSL लीग में जो क्राउड है, आप देखिए क्राउड पुलर अकेला बाबर नज़र आ रहा है। मैं जहाँ देख रहा हूँ वहाँ पर बाबर बाबर के नारे लग रहे हैं, और इसका मतलब है कि क्राउड बाबर को देखने ही आ रहा है। और जाहिर है माशाल्लाह प्राइड है पाकिस्तान का, फिर टॉप परफॉर्मर है। अभी भी आप देख लें रोज़ाना की बुनियाद पर बाबर की परफॉर्म, एक मैच नहीं खेलता फिर 4-4 मैच के, और जिसमें नहीं खेलता वही परेशानी का बायस बनता है पेशावर ज़ल्मी के लिए। जी सर, बिल्कुल आपने सही फरमाया। जिस तरीके से इंट्रोडक्शन में आपने अच्छे तरीके से हर टीम के एनालिसिस कर दिए, इनफैक्ट कहाँ कहाँ पे किस किस टीम के जो वीकनेसेस हैं, उसकी उनकी स्ट्रेंथ हैं, तो वो हम आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान के हवाले से आपने बात की, इवन पेशावर ज़ल्मी की आपने बात की, कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो परफॉर्म ना करना, इनफैक्ट कराची किंग्स के अगेंस्ट, वो आपने जिस तरीके से बताया वो काफ़ी शानदार था। देखें, इस पर्टिकुलर सीज़न में अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ़ इशूज़ तो PSL से पहले ऑब्वियसली चल रहे थे। अब ज़ाहिर बात है, जिस तरीके से वीडियो लीक्स हो रही थी, बाबर आजम ऑडियो लीक्स हो रही थी, जिस तरीके से क्रिटिसिज्म एक हो रहा था उनके ऊपर, तो वो देखिए बाबर आजम का काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है और वो भी डिसअपॉइंटेड थे।
इस पर्टिकुलर सीजन में तो जो इनफेक्ट 4 चांद लगाए हैं वो सिर्फ बाबर आजम ने लगाए हैं। आप चाहे लाहौर के क्राउड को देख लें, मुल्तान के क्राउड को देख लें, पेशावर के अपना रावलपिंडी में आप देख लें, चीविना मुल्तान में देख लें, तो बाबर आजम के नारे लग रहे थे, हर कोई सपोर्ट बाबर आजम को कर रहा था। तो ऑब्वियसली वो आपका एक अच्छा ब्रांड है। अदरवाइज देखा जाए शाहीन शाह अफरीदी भी आपके ब्रांड इंटरनेशनल एक ब्रांड बन चुके हैं, हाँ, शादाब लेकिन खान भी है, उसके नसीम बावजूद शाह है। फैन फॉलोइंग इस बार बाबर आजम की ही दिखाई दे रही है। सर देखें कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और देखें कप्तानी में भी इनकी इम्प्रूवमेंट आई है। और ऐसा नहीं है कि अब आप जो है वो कंपैरिजन जल्दी से करना शुरू कर दें कि जिसमें ये वीकनेस, देखें गलतियां हर कप्तान से होती हैं, बड़े कप्तानों से होती हैं, चाहे धोनी था, चाहे मिसबा था, चाहे रिकी पॉन्टिंग था, वसीम अकरम था, हर किसी से होती हैं। तो मगर हम थोड़ा सा पाकिस्तानी जो है थोड़ा सा वो ज़्यादा चूजी बन जाते हैं, कुछ ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं, सिलेक्टेड मैं कहूँगा कुछ मीडिया का। मगर देखें अगर बात की जाए इंडिविजुअल बेसिस पे तो ऑब्वियसली बाबर की है, मगर बाबर की जो पार्टनरशिप चल रही है, देखें पहले कराची किंग्स पे जब थे शार्जिल खान के साथ उन्होंने हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप थी पीएसएल में, आपको याद होगा शार्जिल खान के साथ बाबर आजम ने 170-80 की पार्टनरशिप थी। उसके बाद इस पर्टिकुलर सीजन में देखें, पिछले साल देखें तो साइम अयूब के साथ वो शानदार एक किस्म की पार्टनरशिप लगा रहे हैं, जो कि उनकी टीम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है। अगर बाकी टीम्स की बात की जाए तो देखें मुल्तान सुल्तान पेशावर की बात एक ऐसी टीम है जो कि कंसिस्टेंट नज़र आ रही है। उनके ओपनर से उनकी मिडिल ऑर्डर की बात करें, बॉलिंग की बात करें, मेजर जो उनका टर्न अराउंड हो रहा है वो पिछले 2-3 सीजन से उनकी कप्तानी की वजह से हो रहा है। अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, देखिए कंसिस्टेंसी उनकी इतनी खास नहीं रही। हाँ, इस पर्टिकुलर सीजन में बात की जाए तो 3-4 मैचेस उन्होंने काफ़ी अच्छे जीते। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स वो दोनों वीकेस्ट टीम इस पर्टिकुलर सीजन में नजर आई हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड एक स्ट्रॉन्ग टीम ऑन अ पेपर है। कॉलिन मनरो ने थोड़ा सा टाइम ले लिए पिछले 3-4 मैचेस जो शुरू के थे उनको अपने फॉर्म में आने के लिए, मगर एलेक्स हेल जो हैं वो मेरे ख्याल में उनका दिल नहीं करा, जिस तरीके से वो फील्डिंग कर रहे हैं, उनसे कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, मिस फील्डिंग हो रही है, जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं। इसी तरह जैसन रॉय की बात करूंगा, तो इन दोनों प्लेयर्स को आई थिंक परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं और डिफरेंट लीग्स में खेलते भी हैं, पीएसएल में पहले भी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। तो आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड को एलेक्स हेल की शदीद ज़रूरत है, और इसी परफॉर्मेंस की वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड काफ़ी आगे जा चुका है। उनकी जो बॉलिंग की बात की जाए, देखें शादाब खान की परफॉर्म वापस आ रही है, और हमारे लिए एक ज़रूरी है वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी स्पिनर्स का परफॉर्म करना, क्योंकि हर टीम के पास T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार स्पिनर्स हैं, चाहे एडम जाम्पा ऑस्ट्रेलिया के लिए हो, रविंद्र जडेजा इंडिया के लिए हो, मोइन अली आदिल रशीद इंग्लैंड के लिए हो, वेस्ट इंडीज़ के पास अकील हुसैन हो, तो हर टीम के पास है। मगर हम जो हैं पाकिस्तानी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। अबरार अहमद को देखना पड़ेगा, मोहम्मद उस्मान तो है, वो तो थोड़ा सा आई थिंक उनका इशू उनका एक्शन रिपोर्ट हो गया उस्मान तारिक का सर। हाँ। तो उनका आई थिंक प्रॉब्लम चल रहा है एक्शन अच्छा हो गया, इस लेवल पे एक्शन रिपोर्ट हुआ, बेहतरी करके वापस कम बैक कर लेगा। हम इंटरनेशनल जाके हजीमत उठाएं, उससे बेहतर है यहीं पे कर लें सब। तो अच्छा हो गया कि हमारी अपनी लीग में जो है ये आइडेंटिफाई हो गया और उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, रादर देन अगर इंटरनेशनल मैचेस के दौरान होता है या आईसीसी कुछ करता तो शायद हमारे लिए ज़्यादा एक शर्मिंदा एक वो इश्यूज होता। मगर शादाब खान का, इब्रार अहमद का और कुछ और स्पिनर्स जो आरिफ याकूब है, फैसल अकरम है, फिर मेहरान मुमताज, क्या उसने एक ही बॉल चांस देने रहे, कासिम अकरम को हम चांस दे रहे, सुफियान मुकीम को हम चांस नहीं दे रहे। इस तरह बेतहाशा स्पिनर्स हैं, यंगस्टर्स हैं जिनको आपको चांसेस, यही तो लीग्स होती हैं आपकी, क्योंकि इन बच्चों को हम लेके जाते हैं डिफरेंट टूर्स पे, इंटरनेशनल आप डेब्यू कराते हैं, वो डिफिकल्ट होता है। इनको होम ग्राउंड में होम क्राउड की बड़ी सपोर्ट होती है। अब ये जो यंग लड़के हैं दिल खोल के परफॉर्मेंस देते हैं, आपने देख लिया अरफात मिनाज को उधर देख लें आप, दूसरे जो यंगस्टर्स हैं जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं पीएसएल में। हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो हमारे पाकिस्तानी लोकल प्लेयर्स हैं उनको परफॉर्म करना चाहिए इस पर्टिकुलर, रादर देन हम बात करें इंटरनेशनल प्लेयर्स की, पोलार्ड हो गया, कुछ और प्लेयर्स हो गए। मगर हमारे लिए ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है जो हमारे यंग टैलेंट, अंडर 19 के कुछ बच्चे हैं, इमर्जिंग के कुछ बच्चे हैं, वो किस तरीके से परफॉर्म, क्योंकि फ्यूचर बड़ी सही है आपकी ये बात, बड़ी सही है। अच्छा सर, इमर्जिंग पर भी हम बात करेंगे आज ज़रा डिटेल, लेकिन चूँकि अभी स्टार्ट है, मैं चाहूँगा ज़रा डॉक्टर साहब अच्छी परफॉर्मेंसेस की बिना पर, एक तो शादाब और दूसरे नसीम तो ज़ाहिर है उनका परफॉर्मेंस का मसला ही नहीं था, उनकी फिटनेस का था। अब तो फिट दिखाई दे रहे हैं, बॉल भी पेस के साथ कर रहे हैं, मैं चूँकि ख़ुद भी जा रहा हूँ ग्राउंड तो देख रहा हूँ उन्हें। शादाब और नसीम, न्यूजीलैंड सीरीज़ की वापसी के इम्कानात बड़े रोशन हैं। सर, जब बायलैटरल सीरीज होती है उसमें हमेशा हमें एक्सपीरियंस प्लेयर्स की जरूरत पेश आती है। जितना मर्जी हम क्रिटिसिज्म कर लें, पीएसएल में वो परफॉर्मेंस नहीं है शादाब की, वो उस लेवल पर नहीं है, तो प्रॉब्लम है कि हमें एक्चुअली आदत पड़ जाती है एक बड़ी परफॉर्मेंस की, कि हम तवक्को वही करने लग जाते हैं कि वो 4 विकेट ले, वो 5 विकेट ले। जैसे शाहीन का भी वही मसला था, अगर मैं कंपैरिजन में देखूं कि वो 3-4 लेते थे तो हम बड़े खुश थे, और जब वो 1-2 पे आ गए तो हम नाखुश तो हैं ही हैं, साथ साथ क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा उन पर बढ़ गया है कि वो लगता है कि उनकी स्पॉट मशकूक हो गई है। वो कैसा तो नहीं है, लेकिन मतलब हमारे ज़हनों में ऐसी बातें चलने लग जाती हैं।
तो मुझे ये लगता है कि जितने भी जो यंगस्टर्स हैं उनको जरूर साथ रखना चाहिए, साबर भाई की बात से इत्तेफाक करते हुए, कि उनको साथ रखें, डगआउट में रखें। कहीं मैच जहां बनता है बायलैटरल सीरीज में, होम ग्राउंड में, जैसे न्यूजीलैंड यहाँ पे आ रही है, तो उन लड़कों को जरूर चांस देना चाहिए। लेकिन जहां आपको प्रॉपर सीरीज खेलनी है, कंपटीशन में जाना है, वहां एक्सपीरियंस के बगैर आप नहीं जा सकते। हजार क्रिटिसिज्म सही शादाब की परफॉर्मेंस पर, उनकी कैप्टनसी पर, उनकी बैटिंग ऑर्डर चेंज करने पर, लेकिन ये वो मौका होता है डोमेस्टिक क्रिकेट में, पीएसएल में आपके पास कि आप हर तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभार वो एक्सपेरिमेंट आपको महंगा पड़ जाता है और वो क्रिटिसिज्म की जद में भी आ जाता है, ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन उसी से आप अगर निकल जाते हैं तो फिर वो आपका एक वो कह रहे हैं कि आपका टैग भी तो बन जाता है कि हाँ जी आपने परफॉर्म किया, आपके शोल्डर पर एक एक्स्ट्रा फूल भी लगता है कि हाँ उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था तो कामयाब हुआ। जैसा कि लास्ट पीएसएल के फाइनल में शाहिन शाह अफरीदी ऊपर आए, उन्होंने 50 रन कर दिए तो बल्ले बल्ले होगी, हमने उनको ऑलराउंडर भी बना दिया। और ये कैटेगरी एक्चुअली हमारे यहाँ बड़ी अजीब गरीब है कि हम जो ही कोई परफॉर्मेंस आती है हम उस पर टैग लगा देते हैं फटाफट के, इसने बैटिंग से परफॉर्म कर दिया अब ये ऑलराउंडर है। बैट्समैन था, उसने अचानक बॉल करवा दिया, 2 ओवरों में 2 विकेटें ले ली तो कल से ये ऑलराउंडर हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो वही रहनी चाहिए। अगर वो बॉलिंग ऑलराउंडर है तो बॉलिंग ऑलराउंडर रहना चाहिए, अगर बैट्समैन है तो वो बैटिंग से पहले परफॉर्म करे फिर बाद में बॉल करें तो हमारे लिए एडिड एडवांटेज तो हो सकता है। लेकिन अगर हम उसको कंप्लीट ऑलराउंडर के तौर पर पेश करना शुरू कर दें और इस तरह लगे कि एक टीम में 11 में से 7 ऑलराउंडर खेल रहे हैं तो वो टीम नहीं होगी, वो फिर चूचू का मुरब्बा तो हो सकता है। तो वाह, बेस्ट चॉइस यही है कि ये हम बहुत अच्छा है। प्रोफेशनल्स के साथ, परफेक्शन के साथ 5 बैट्समैन, 5 बॉलर, 1 विकेट कीपर के साथ जाए। हाँ, उसमें एक भी गुंजाइश है फास्ट बॉलर ऑलराउंडर की, बाकी इससे ज्यादा वेरी गुंजाइश वेल नहीं सेड होगी। डॉक्टर साहब, वेरी वेल सेड। जी हैदर भाई, इस सारी जी, बहस के अंदर हम जो ढूंढ जी, रहे जी। हैं वो है स्पेशलिस्ट अपने रोल का। हमारे यहाँ ऑलराउंडर की कैटेगरी बढ़ती चली जा रही है। आमिर जमाल भी ऑलराउंडर निकल आया, शाहीन आफरीदी भी ऑलराउंडर का, मतलब वो अच्छी बात है डॉक्टर साहब की कि हम आज से कहते नहीं कल से ही ऑलराउंडर हो गया। साइम भी ऑलराउंडर हो गया, फिर हमारे यहाँ लातादाद फ़हीम अशरफ साहब भी ऑलराउंडर हैं, शादाब भी ऑलराउंडर हैं, इमाद भी ऑलराउंडर हैं, तो बाकियों का क्या करें? देखिए अरसलान, सबसे पहली बात तो ये है कि आप कौन से फ्रंट पर कौन से मैदान में जंग लड़ रहे हैं। अगर आप बच्चों से जंग लड़ के फतेहाब हो जाते हैं तो आप फिर बड़ी जंग कभी भी नहीं लड़ सकते। ये जो पीएसएल का लेवल है, मैं समझता हूँ क्लब क्रिकेट से भी लोअर लेवल है। मैं इसको कुछ भी नहीं समझता हूँ पीएसएल को। यहाँ पे जो क्रिकेट हो रही है, बल्कि मेरे ख्याल से बाबर आजम को, रिजवान को, शाहिन शाह अफरीदी को, नसीम शाह को, इनको पीएसएल खेलना ही नहीं चाहिए। वो अपना गेम खराब कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे किसी किस्म का कोई कम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं है और ना ही कोई लेवल है। और यहाँ से इस परफॉर्मेंस पे अगर आप पाकिस्तान नेशनल टीम बनाने जाएंगे तो उसका असर वही होगा जो लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में सर हुआ है, शादाब जो की वापसी पीएसएल की वजह से ही होने वाली है। अगर न्यूजीलैंड सीरीज में मेरी इत्तलात यही हैं कि इम्कानात हैं शादाब की वापसी और नसीम की वापसी के। बस सर वापसी होगी तो फिर उसका रिजल्ट भी वही होगा जो इंडिया में हुआ था। ठीक है ना। शादाब की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर मैं सिलेक्टर हूं, मैं कभी भी शादाब को सिलेक्ट नहीं करूंगा। कोई ऐसी, मुझे अभी तक किसी मैच में कोई ऐसी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके आप खेल सकें। जब अच्छा आप हैदर T20 भाई, वर्ल्ड आप कप, शादाब पे किसको प्रेफरेंस देते अगर आप सिलेक्टर चले? आपने कहा ना अगर शादाब की जगह हमें एक शादाब जैसे ऑलराउंडर की ज़रूरत होती कि जो कि बॉल और बैट दोनों के साथ यूज़फुल होता, आप किसको तरजीह देते इस वक्त जो इस सिनेरियो में है अवेलेबल लॉ? देखें इस सिनेरियो में शादाब खान आप कह सकते हैं बेहतर हैं, लेकिन आप सिर्फ पीएसएल क्यों देखते हैं? आपका T20, आपका नेशनल कप हुआ है, आपका डोमेस्टिक सर्किट हुआ है, आपने वहां पे क्या किया है? बात यह है कि आपने वहां पे कोई प्लेयर बनाए, कोई प्लेयर्स देखें। अभी उस्मान तारिक जो स्पिनर आए, मेरे ख्याल से डोमेस्टिक में तो उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं, अचानक वो आए, उनका एक्शन भी रिपोर्ट हो गया नहीं यार और उनको हैदर भाई, हीरो भी उनके बना। साथ ये हुआ, मैं आपको बता दूं, जी, उस्मान तारिक सबसे पहले जब वो बेचारा खेला और अच्छा खेल रहा था तो मेरे ही शो में आया था, मैंने उसको बुलाया और उस वक्त जी, उस्मान से मेरी डिस्कशन हुई। सबसे पहले उसकी को मीडिया जी, जी, अपीयरेंस मेरे पास हुई। फिर उसके बाद जी, उस्मान खेल रहा था ग्रेड 2, उसने जी, ग्रेड 2 में लातादाद विकेट्स ली, आला विकेट्स, अच्छा, 38 विकेट्स एक ही सीजन की। अब उसको ग्रेड 1 नहीं खिला रहे, खिलाए जा रहे हैं ग्रेड 2 खिलाए जा रहे हैं बेचारे को। अब कितना अरसा बंदा ग्रेड 2 खेलेगा? और ग्रेड 1 में गरीब को प्रमोट किया तो एक मैच दे के बाहर बिठा दिया, उसे एक मैच में भी उसकी विकेट्स थी।
फिर उसको कोयटा ने कहीं क्योंकि उन्हीं की तरफ से उमर एसोसिएट से कराची में देखा उसने, तो उमर एसोसिएट्स ने कहा यार यहाँ इसको खिला के देखते। अब हमारा काम था कि हम डोमेस्टिक में ही उसके एक्शन पर काम करते, लेकिन हमारे डोमेस्टिक के कोचेस सत्तू पी के सो रहे होते हैं। नहीं, डोमेस्टिक देखिए, मैं आपको तो डोमेस्टिक जो कोचेस हैं उनको तो एक्शन का पता ही नहीं है कि कितनी डिग्री पे तक बाजू जा सकता है, कितनी डिग्री से बाजू जो है वो नहीं, उस वहां से आप बॉलिंग कर सकते हैं, ये उनको पता ही नहीं। हमारे यहाँ मैनुअल जो है वो कोचिंग मैनुअल तो कोई चीज ही नहीं है ना। हमारे यहाँ तो ये है कि जो बस मिल गया उसको कोच बना दिया। मैंने देखा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में ग्रेड 2 टीम्स की जो कोचिंग है वो लोग हैं जिन्होंने शायद कोई कोर्सेज भी नहीं किए हैं, जिन्होंने किसी किस्म की कोई कोचिंग की ट्रेनिंग भी हासिल नहीं की है। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि उस्मान तारिक ग्रेड 2 खेलते रहे और फिर पीएसएल की एक फ्रेंचाइज ने कोयटा ने उनको पिक किया और वो सामने आ गया। अगर कोयटा पिक नहीं करती तो अब तक वो सामने नहीं आते। यानी सिस्टम हमारा इतना खराब हो गया। अच्छा चलिए, ये चीजें जो हैं ये तो सेकेंडरी हैसियत रखती हैं। आपका जो असल हदफ है वो T20 वर्ल्ड कप है। 3 महीने रह गए उसमें। 3 महीने के बाद आप T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे जहां पे दुनिया की बेहतरीन टीमें आपके सामने आएंगी। पहला ही मैच आपका इंडिया के साथ है। इंडिया वो टीम है जिसने आपको हमेशा हार्ड टाइम दिया है, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या वो वर्ल्ड कप हो। अब आपको देखना है कि हमारी टीम बैलेंस कैसे हो सकती है। आप 5 ओपनर्स के साथ तो जाते हैं टूर्नामेंट खेलने और फिर उसमें किसी को मिडिल ऑर्डर में डाल देते हैं, किसी को 2 डाउन, किसी को 3 डाउन कर देते हैं। आपको खुद भी नहीं पता है कि हमें क्या करना है। अब मिडिल ऑर्डर बैटिंग पे काम करने के लिए जरूरी है कि आप जो है अपने प्लेयर्स को तलाश करें, ना कि आप पीएसएल की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भरोसा करें। शादाब खान जब लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में गए थे तो उससे पहले मुझे याद है चेयरमैन साहब जो जका अशरफ साहब थे, उन्होंने बाबर आजम से कहा कि यार आप लेके जा रहे हैं लेकिन आप वादा करें कि अगर ये अच्छा नहीं खेले तो आप नहीं खिलाएंगे। आप खुद सोचें, ये जो स्टेटमेंट है यार, ये क्या है? ये कोई प्रोफेशनल स्टेटमेंट है कि अच्छा नहीं खेले तो नहीं? इसका मतलब है बाबर आजम किसी को खिला रहा है तो वो परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं बल्कि यारी दोस्ती की। तो ये सब चीजें जो है ना, इससे टीमें नहीं बना करती हैं। टीमें उस वक्त बनती है। माइकल क्लार्क ने एक बात कही थी, बड़ी अच्छी बात कही थी कि जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरी टीम जो है मेरे अपने सोच अगर बनेगी, उस दिन आपकी टीम तबाह हो जाती है। जिस दिन आप टीम बनाते हैं कि जो परफॉर्मर्स हैं उन पर बनाते हैं, चाहे वो आपके करीब हो या ना हो, तो आपकी टीम हमेशा आगे जाती है। ऑस्ट्रेलिया क्यों नंबर 1 हमेशा रहती है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कोई दोस्ती, रिश्तेदारी, जान पहचान नहीं चलती। वहां सीधा सीधा परफॉर्मेंस चलती है। जो डोमेस्टिक में देखें, उस्मान ख्वाजा डोमेस्टिक से आया है। डोमेस्टिक में उसने इतना परफॉर्म किया कि ऑस्ट्रेलियन सिलेक्टर्स ने उसको वहां पे नेशनल टीम में ले लिया। हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है उनका कुछ पता ही नहीं है कहाँ है, ना कोई स्टेट्स हैं, ना उनका कोई कहीं नाम लेता है। ले दे कि बस वही है। पीएसएल में ख्वाजा नाफी अचानक आए, अब आज मैंने पढ़ा है मीडिया में कि उनको पाकिस्तान टीम में ला रहे हैं। यार अभी उसको खेलने तो दो, कुछ उसको यही तो मसला है। आपने नेशनल टीम में लिया है। यही तो मसला है। हैदर भाई कुछ कहना चाह रहे थे साबिर आप? सर मैं हैदर भाई से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि देखें, जाहिद महमूद एक अच्छा भला कराची का बॉलर है, उसको अपने ओडीआईज में भी चांसेस दिए, उसने परफॉर्म भी किया। हमारे यहाँ पीसीबी का प्रॉब्लम यह है कि जिन खिलाड़ियों पे पीसीबी इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे बिलाल आसिफ हो, इस तरह के साजिद खान द टेस्ट मैचेस में, तो हम कंसिस्टेंट चांसेस क्यों नहीं दे रहे? जितने चांसेस आपने शादाब खान को दिए, इतने चांसेस आपने उसामा मीर को दिए, आपने नहीं दिए। इतने अपने चांसेस जाहिद महमूद को दिए, आपने नहीं दिए। आप क्यों डर रहे हैं? जो अंडर 19 के लड़के असल में हमारे यहाँ हो पता क्या रहा है, एक तो गलत फॉर्मेट में गलत प्लेयर को खिला रहे हैं सर। अब जाहिद जो है वो T20 का नहीं है बॉलर, मुझे तो नहीं लगता। वो शायद लंबी रेस का बॉलर हो सकता है, उसको वनडे में आप करा सकते हैं। वनडे में अगर आप उसको एक बार खिला के देखें, हमारे यहाँ ट्रेंड ये चल गया कि वनडे में ऐसा प्लेयर चाहिए लेग स्पिनर जो बैटिंग भी कर ले। मतलब आपने जो सीवी डिज़ाइन की है वो शादाब के लिए की है, तो अब शादाब को ही खिलाएंगे ना जब सीवी उसकी डिज़ाइन हुई है। सर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, देखें जब यासिर शाह का इशू चल रहा था, उसके बाजू का, उसके वजन का, उसका प्रॉपर बैंड नहीं हो रहा था, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास बेहतरीन मौका था कि आप उस्मान कादिर भी आपके पास था, जाहिद महमूद आपके पास था लंबे फॉर्मेट के लिए। आप ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए आप लड़कों को तैयार करते। अभी 2027 में आपने साउथ अफ्रीका जाना है, तो आप अभी से प्लानिंग करें ना। अभी भी हम क्या करें, शॉर्ट टर्म्स गोल्स पे जाते हैं। 4 से 5 हमारे पास स्पिनर्स हैं। सकलैन मुश्ताक हमारे हेड कोच रहे, मगर हमारे पास कोई अच्छे सकलैन मुश्ताक के नाम में सिवाय दामाद के कोई बॉलर नहीं था हमारे पास। सर हम यकीन करें कि हम लड़कों के करियर तबाह करते हैं। मैंने इससे पहले कहा कि हम लोकल अपने डोमेस्टिक से लड़के उठा के पाकिस्तान में चांसेस दें, बायलैटरल सीरीज में चांसेस, होम सीरीज में। दानिश अजीज को आप साउथ अफ्रीका लेके गए, जिम्बाब्वे लेके गए, उस बॉलिंग के अगेंस्ट आपने खिलाया, उस बेचारे का नामो निशान नहीं है। उमर अमीन अच्छा भला टैलेंटेड खिलाड़ी था, आपने उसको तबाह कर दिया। टैग लगा दिया, उसने टेस्ट खेल सकता है। उसने आज भी कहा है
कि यार आपको पता ही नहीं है, वाइट बॉल खिलाओगे तो पता चलेगा ना कि मैं क्या खेल सकता हूँ। सर पीसीबी जिस पे इन्वेस्टमेंट करता है, मेरा तो यही मानना है कि आप पूल बनाएं, 4 से 5 स्पिनर्स रखें ना, बैकअप नहीं है। शादाब के पीछे क्यों पड़ गए हैं? मुझे तो देखें, शादाब जायद महमूद की आपने बात की, सिर्फ लंबी रेस का घोड़ा है। देखें अच्छा बॉलर जो होता है, एडम जाम्पा को देख लें, T20 भी खेल रहा है, ओडीआईज भी खेल रहा है। सर अगर वो ओडीआई हर भी किसी एक में वो बंदा टैलेंट 10 नहीं है, ओवर, हर कोई अलग अलग टैलेंट है ना यार। ऐसे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सईद अजमल था जो सब खेल लेता था। अब सर हमारे हमारे पास उसके बाद कोई बॉलर ही नहीं आया स्पिनर जो सब खेल ले। सर हमने आने नहीं दिया, सॉरी आने हमने नहीं आने नहीं दिया। Well जिस said. तरीके के चांसेस मिसबा ने बेहतरीन काम लिया था अपने खिलाड़ियों से, चाहे मोहम्मद बहुत तला अच्छा था, चाहे कप्तान था जुल्फकार भाई, बाबर बहुत था, अच्छा कप्तान था वो बहुत अभी हमें सर रियलाइज हो रहा है, क्योंकि वो लड़कों को बैक करता था। अजहर अली को प्रॉपर तरीके से उन्होंने चांस दिए, असद शफीक को उन्होंने चांस दिए, मोहम्मद हफीज जैसे प्लेयर को उन्होंने असद ओपनर शफीक, बैट्समैन बना दिया well सर। said. तो इस तरह की वो बेहतरीन कप्तान थे, क्योंकि वो स्टैंड लेते थे, वो अपने खिलाड़ियों, उनकी टीम पकी होती थी टेस्ट मैचेस में, तभी हम कामयाब थे। हमने असद शफीक को ज्यादा अच्छा चांस दिया। हमने उसको पहले ही कहा भाईजान जल्दी जल्दी रिटायर हो यार, तुझे वो सिलेक्टर का कंसल्टेंट लगाना है, तो जल्दी हो। उसने कहा अच्छा मैं बस आज ही हो रहा हूँ सर। वो बेचारा आखिरी मैच खेल के रिटायर हो गया और सीधा वहां से बैठ के कंसल्टेंट लग गया। जुनैद खान, उमर गुल, असद शफीक, बहुत पीसीबी लोग हैं, जबरदस्ती उनसे बहुत सर रिटायरमेंट करवा के और उनको कोई ना कोई रोल दे देता है। क्या बात है डॉक्टर साहब। ये असलान एक चीज असलान डॉक्टर भाई, साहब, इससे पहले कि हम पीएसएल पे बात करें, आप अपनी बात कीजिएगा, ये बात याद रखिएगा फिर कर ली। हमने अभी एक ट्रायल किए सर अंडर 19 के बच्चों के लिए इस्लामाबाद में, और दोबारा ट्रायल हो रहे हैं आज अंडर 19 के बच्चों के इस्लामाबाद में। यानी जो पिछले ट्रायल थे वो सिलेक्टर, उनकी स्पेलिंग ठीक नहीं थे सिलेक्टर्स के, या क्या मसला था, लाखों रुपए रिस्क टेस्ट पे हमने लगाए, और सेम पीसीबी उसी के सिलेक्टर्स आएंगे दोबारा ट्रायल कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले दूसरे बॉडी थी, फिर शेख साहब अदालत से वापस आ गए, तो अब दूसरी बॉडी और फिर ट्रायल हो रहे हैं। हद नहीं हो गई कि मतलब आप एक ट्रायल करा दिए भाई, उसको खिला लो यार, उन बच्चों का क्या कसूर। अब वो दोबारा उनके माँ बाप लेकर आए, कोई पिंडी भट्टियाँ से आ रहा होगा, कोई रवात से आ रहा होगा, कोई कहीं से आ रहा होगा, और बच्चों का भी बेड़ा गर्क करते हैं, उनके माँ बाप को भी। भाई ट्रायल ले लिए, जान छोड़ो अपनी लड़ाई में, बेड़ा गर्क। ये हाल है पीसीबी का। ये मतलब पुराने सिलेक्टर्स जो हैं वो भी तकरीबन वही, तो उन्होंने ही सिलेक्शन की होनी है, फिर दोबारा सिलेक्ट, और रिस्क टेस्ट पे लाखों रुपए लगाए, फिर लगाएंगे, मिलियंस ऑफ रुपीस लगे रिस्क टेस्ट पे। डॉक्टर साहब असलान भाई, 2 3 4 बातें इकट्ठी हो गई यहाँ पे। हैदर भाई ने भी की, साबर भाई ने भी की, बहुत सारी बातें हैं। वो अजीब किस्म का मलगूबा है। हम प्लेयर्स को ब्लेम कर रहे हैं कि वो डोमेस्टिक नहीं खेलते, डोमेस्टिक वो खा रही है, ये हमें पता नहीं है। अगर हम पीएसएल से प्लेयर नहीं निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मेट कौन सा रह गया? बाकी नेशनल T20 की बात कर रहे हैं तो वहां से T20 की टीम बनाएंगे। अगर नेशनल T20 से बनाएंगे तो उसमें तो इससे भी कम प्लेयर होते हैं, क्योंकि इसमें कम से कम 4 इंटरनेशनल तो खेल रहे हैं ना। कोई ना कोई बॉलिंग, कोई ना कोई बैटिंग कॉम्पिटिशन आपको नजर तो आता है एटलीस्ट। वहां पर तो वो भी नहीं होंगे। तो नेशनल T20 से पहले हो चुका है, दरमियान में आपका सिंध प्रीमियर लीग भी हो चुका है, उसमें भी लड़के खेले थे। तो उसमें से कौन सा प्लेयर निकल के सामने आया जो पीएसएल से ना निकाले? ये हमारी मजबूरी है, ये हमारा प्रॉब्लम है। हमें इसके अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। कल आपकी 7 टीमें थी, 6 टीमें थी, क्योंकि सिर्फ रीजन की रह गई थी, डिपार्टमेंट खत्म कर दिए थे। उससे पहले डिपार्टमेंट थे, उससे पहले कोई और फॉर्मेट था। हर साल हमारा फॉर्मेट चेंज होता है, उसका नाम चेंज होता है। तो प्लेयर क्या करेगा? प्लेयर का कसूर नहीं है। और आज आपने बात कर दी ट्रायल की, अभी आपने इसके अलावा एक और पॉइंट दिया ट्रायल में। ये आपने कहा कि अंडर 19 के बच्चों को हमने इकट्ठा किया, ट्रायल हो गए। ट्रायल कैसे होते हैं आपको भी पता है। 500 बच्चों की एक लंबी लाइन लगी होती है, जो खड़े रहते हैं बेचारे लाइन में। गर्मी में 2 बालें हुई, किसने देखी? कोई देखता भी है? कोई नहीं देखता वहां पे सर। मैंने खुद खेला है ना, मैंने खुद खेला हुआ है सिस्टम से, कोई नहीं देखता। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने की वो बहुत ही थी, तारिक का जिसका वो एक्शन रिपोर्ट हुआ है, ये रिपोर्ट आज हुआ है। किस अंपायर ने? ज़ाहिर अंपायर रिपोर्ट करता है एक्शन को। तो क्या यही अंपायर जो हमारे पीएसएल में खड़े हुए हैं आज इन्होंने रिपोर्ट किया, क्या ये सारे अंपायर डोमेस्टिक में अंपायरिंग नहीं कर रहे थे? इनको वहां तारिक का एक्शन नजर नहीं आया था कि ये गलत एक्शन है? वही रिपोर्ट करते, वही वो एनसीए में जाता, उसको ठीक करके वापस आता। आज टीवी पे जब टेलीवाइज हो रहा है, सारी दुनिया देख रही है, अब पूरी वो खबर बन के सामने आ गई कि पीएसएल का प्लेयर रिपोर्ट हो गया है। तो इसमें कसूर किसका है? सिस्टम का कसूर है। अगेन सिस्टम पे कौन है? हमारे यही अंपायर सारे का सारा पूरा लॉट बैठी होगी, इसलिए कि वहां पर हमें रिपोर्टिंग से भी मना किया जाता है। वहां भी लॉबी होती है कि आप किस लॉबी के अंपायर हैं, आप किस लॉबी के अंपायर। हाँ डॉक्टर साहब, आप तो खुद अंपायरिंग करते हैं ना। लेकिन हैदर भाई ने कहा कि पीएसएल से टीम ना बनाए। माजरत के साथ हैदर भाई, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। कहां से बनाएंगे आप टीम? ये शुक्र है एक चीज चल रही है और ब्रांड हमारा है। बेशक वो जितना भी लो लेवल हो, हम इसको और लेवल इसका लो करेंगे तो ये बिल्कुल बैठ जाएगा।
तो हमें इसको ऊपर लेके जाना है। आपने कहा कि बाबर के नारे हर जगह पर लग रहे हैं, इसलिए कि उसके पास फेम है, उसके पास टेम्परामेंट है, उसके पास स्किल है, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। अगर हम बाबर को बाबर नहीं बनाएंगे तो यही कुछ होगा जो हम जिस तरह पीएसएल के साथ नीचे लेके आ रहे हैं, हर साल नीचे नीचे हम खुद लेके जा रहे हैं। आप भी टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं, हम सब मिलके कर रहे हैं कि पीएसएल नीचे जा रहा है, पीएसएल नीचे। भाई हमने ही इसको उठाना है, इसका और कोई हल नहीं है। वो पीसीबी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड हो या हमारे फ्रेंचाइज के ओनर्स हो या हम हो, सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं। अगर इसके खिलाफ अच्छा, इस एक कदर ना हम डॉक्टर साहब जलाएंगे और ना, ये हैदर बिल्कुल भाई डाउन हो और साबिर, एक चलें इस पे भी बात कर लेते हैं। मैं 2 दिन से तो इस पे कर ही रहा हूँ। 10 सीजन हो जाएंगे तो दोबारा से नए मुआहदे होंगे, फिर फ्रेंचाइज देखी जाएंगी कि ऑनर्स तब्दील होते हैं नहीं होते, वही रहते हैं, क्या मामला होता है। एक का ऑनर तो 10 मुआहदों से पहले ही खैर तब्दील हो गया था, मुल्तान का, तो लेकिन अब इन 10 साल के मुआहदों के बाद दोबारा से मुआहदे होने हैं, रीस्ट्रक्चर होना है। और वहाँ पर ये उम्मीद भी जाहिर की जा रही है, बल्कि मुतालबा बहुत ज़ोर पकड़ रहा है फ्रेंचाइज की जानिब से कि इसको एक कंपनी बनाएं अलग से, पीसीबी रन बाय पीसीबी नहीं, एक कंपनी हो जैसे आईपीएल थी, और एक कंपनी हो और वो रन करे। उसके अंदर फिर वो ड्राफ्टिंग का सिस्टम जो है वो भी देखें, और फिर डायरेक्ट साइनिंग या ऑक्शन का सिस्टम भी देखें। आपने अगर इसका स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो ऑक्शन की तरफ जाना ही जाना है। अब तो हर तरफ बात हो रही है, हम तो कर ही रहे थे, अब हर तरफ हो रही है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। बैक जी, अच्छा, मैं डायरेक्ट साइनिंग, ऑक्शन, पीएसएल स्टैंडर्ड्स, 10 साल के मुआहदे, उसके बाद दोबारा से इसको एक रीस्ट्रक्चर या री इंजीनियर करके एक नई शेप देने की बातें हो रही हैं, जिसमें एक कंपनी की बात हो रही है। मैं भी समझता हूँ कंपनी बन जाए, कंट्रोल्ड बाय उन लोगों के हो जो लोग इसको रन करना जानते हैं। मार्केटिंग बड़ी पैथेटिक हुई इस बार, हम सारे कह रहे हैं। कोई मार्केटिंग का मज़ा नहीं आ रहा, कोई पब्लिसिटी का मज़ा नहीं आ रहा। ये शायद सारा बोर्ड को जाता है। और बोर्ड को क्यों जाता है ये मसला, 12 महीने 11 महीने तो बोर्ड का कुछ चेयरमैन ही नहीं था, कोई बोर्ड को लीड ही नहीं कर रहा था, डायरेक्टर्स के ऊपर बोर्ड चल रहा था। वही डायरेक्टर अब भी दाएं और बाएं आके बैठ गए हैं चेयरमैन के। अब चेयरमैन आए, उनकी तो ये पहली पीएसएल कह भी नहीं सकते, क्योंकि तैयारियां पहले से हैं और वो इलेक्शन में भी लगे हुए थे, निगरान थे, वहाँ से यहाँ आए। अब उन्होंने काम शुरू करना है, और 2025 है आपका चैंपियंस ट्रॉफी का साल, मेज़बानी का, और हमारे पास वेन्यू है ले देकर यही 4 जिन पर पीएसएल हो रही है। क्या इन 4 वेन्यूज़ पे मिनी वर्ल्ड कप दुनिया भर की टीम्स को खिलाया जा सकता है? और 2 पूल बन गए तो 2-3 मैचेस एक टाइम पर, क्या इस वक्त 3 वेन्यूज़ पर एक टाइम पर मैचेस करवाए जा सकते हैं? ये बहुत बड़ा खुद में एक सवाल है। फिर कराची में रेनोवेशन के बड़े मसाइल हैं। वहाँ पर जब क्राउड, आप कहते हैं सारे नहीं आता, तो मैं जानता हूँ वहाँ पर क्राउड के बड़े मसाइल हो रहे हैं। जिस जगह पर क्राउड, अगर 2 ऐसे इनक्लोजर हैं जहाँ पर क्राउड, ख़ासतौर पे जावेद मियाँदाद, और जहाँ पर क्राउड बैठता है तो सामने पिलर्स हैं, उनको नज़र ही नहीं आता बेचारों को, बड़ा अजाब है। अब इसकी भी रेनोवेशन होनी है, इसकी भी कुछ तरीकाकार को विजिबिलिटी को बेहतर करनी है। साबिर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, फिर आप कहें, मैं हैदर भाई से भी इस पर बात कर। जी सर, आपने जिस तरीके से उस्मान तारिक की बात की जा रही, देखें मैं हल्फन कहता हूं कि वैसे जिस तरीके से बॉलिंग उन्होंने पहले 2 मैचेस में की थी, तो मुझे वैसे टीवी से देख के लग रहा था, क्योंकि हमें भी इतना 22-24 साल हो चुके हैं, बल्कि आपने मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड इसकी डिस्कशन की थी, मुझे याद है, आपने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कहा था कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम ना हो। 15 डिग्री का आप अगर जो हमारे लोकल अंपायर्स हैं डोमेस्टिक में, अगर वही नहीं पकड़ सकते इस बच्चे को, क्योंकि इस बच्चे का देखे कोई कसूर नहीं है, आप इसको भाई पहले लेके जाते, आप एनसीए किसके लिए आपने रखा हुआ है सर? वहां पे बायोमैकेनिक टेस्ट आप क्यों नहीं करवाते? तो मैंने कहा ना कि हम लोग प्लेयर्स को नहीं बनाना चाहते, हम लोग प्लेयर्स को तबाह करना जानते हैं, बनाना नहीं चाहते। अब उस एहसानुल्लाह की मिसाल ले ले, उस बेचारे का बाजू अभी तक ठीक नहीं हो रहा, आपने लोकली यहाँ पे क्यों उसका इलाज कराया? अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को लेके इंग्लैंड लेके जाते हैं, नसीम को ले जा सकते हैं। हसनैन ने तो अच्छा किया जी, हसनैन भाग गया, उसने कहा भाई मैं नहीं करा रहा यहाँ से, और बहुत कमाल किया, ऑपरेट करा दिया यार एहसानुल्लाह का। आपका फास्टेस्ट बॉलर था डोमेस्टिक का। तो सर यही बात है ना कि हमारे जो है ना कोई पर्सनल एजेंडास की वजह से, क्रिकेट बोर्ड की आपने बात की कि 12 महीने से चेयरमैन नहीं था, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर, हर किसी को अपने देखे पर्सनल एजेंडा हर किसी का होता है, फेवरेटिज्म हमेशा होता रहता है, अपना पर्सनल प्ले। पाकिस्तान क्रिकेट जो सर हमारे पेट्रन चीफ्स को भी हम लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं कि देखें क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट्स है पाकिस्तान में जो हर कोई पसंद करता है। हॉकी तो हमने वैसे ही तबाह कर दी, तो इसको सीरियसली देखना चाहिए। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात जो है पिछले 1 साल से कर रहे हैं, जब रमीज़ रजा साहब थे, उसके बाद बाकी नजम सेठी साहब आए, उसके बाद ज़का साहब आए, तो हम शुरू से बात करें पिछले 1.5 साल से कि हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। मगर हमारे जो प्रीवियस 2-3 चेयरमैन थे वो सिर्फ अपने उसमें लगे हुए थे कि जी मैंने बनना है, इलेक्शन होना, ये होना है, वो होना है। तो देखिए हमने पहले ही इश्यूज डिस्कस किए थे कि हमारे जो अच्छा जो एक आए
और थोड़ी देर बैठे, उन्हें लग गई मैं कप्तान को कंट्रोल कर लूँ, मैं टीम को कंट्रोल कर लूँ, मैं इसको हटा दूँ, मैं उसको हटा दूँ, मैं इसकी चैट लीक कर दूँ तो मैं उसके साथ ये कर, अजीब कोई मजाक बना लिया। ये सर अस्सलाम भाई, ये चीज़ें आपकी जो प्लेयर्स की जो मेंटेलिटी है उसको यकीन करें अफेक्ट करती हैं कि देखिए हमारे जो टॉप मैनेजमेंट है अगर उनमें ही प्रॉब्लम्स चलें तो आपकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती है, उनको अपने आप को इनसिक्योरिटी एक फील करते हैं क्योंकि जो नई सिलेक्शन कमेटी आएगी, नया चेयरमैन आएगा, वो पता नहीं कप्तान को रखेगा नहीं रखेगा। हमारे यहाँ वाइस कप्तान ग्रूम करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में सर नहीं है। हम लोग यकीन करें अच्छे वकार, वसीम, इंजमाम, यूनुस, मोहम्मद यूसुफ के बाद हम किसी को बैट्समैन बनाना नहीं चाहते ताकि इसका रिकॉर्ड्स ना इनको मैच नहीं कर सके। हम किसी को बॉलर को प्रॉपर तरीके से चांसेस दे ही नहीं सकते ताकि जी ये इतनी विकेट न ले जितनी वकार, वसीम और शेब की हैं। मैं माजरत के साथ कहता हूँ मगर ये हकीकत है। हमने बेतहाशा बॉलर्स, बेतहाशा ऑलराउंडर्स, अच्छे से अच्छे स्पिनर्स को हमने जानबूझ के तबाह किया, हमने चांसेस नहीं दिए। यार नेथन लॉयन को देख लें, वो 10-12 साल से ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा है, हर कंट्री में जाकर उसने 5-5 विकेटें ली हैं। वो वाहिद बॉलर है दुनिया का शेन वॉर्न के बाद जिसने 119 विकेटें लिए चौथी इनिंग में, मगर उस जो 10 बॉलर्स की लिस्ट है उसमें एक भी पाकिस्तानी नहीं है क्योंकि पिछले 10-12 साल से हमने सर अश्विन भी ले गया, अब तो विकेट 500 विकेटों वाले बॉलर हो गए और कितना खिला रहे हैं। वो उसको ड्रॉप भी करते हैं लेकिन उसको खिलाते भी हैं, प्रॉपर चांस दे रहे हैं उसकी एज के मुताबिक और वो प्रूव भी कर रहा है। सर अपने आप को देखें, बोर्ड का रोल प्ले होता है ना कि देखें बोर्ड अपने प्लेयर्स को अगर सिक्योरिटी दे कि भाई आप सिर्फ ये पर्टिकुलर फॉर्मेट अपना उठाएं, आप टेस्ट मैचेस आप खेलें तो हम आपको सिक्योर करेंगे। हमारे ऐसा नहीं है। मोहम्मद अब्बास की मिसाल ले लें, अजहर अली की मिसाल ले लें, उसके अलावा असद शफी की मिसाल, अजहर अली आ रहे हैं जी, चले आपने नाम ले लिया हैदर भाई, अजहर अली आ रहे हैं रोल में किसी पीसीबी में। अजहर अली पढ़ा लिखा बंदा है, अजहर अली पढ़ा लिखा बंदा है, डिसेंट बंदा है और समझदार है। अगर वो आएगा भी तो बड़े डिसेंट तरीके से काम करेगा, मतलब वो कोई हाइप क्रिएट या कोई लड़ाई झगड़े वाला माहौल नहीं बनाएगा जैसे मोहम्मद हफीज़ से ये सारे डर गए थे। रूल बेचारे ने बनाने की कोशिश की, वो किसी को पसंद नहीं आए, लेकिन अजहर अली भी सुनने में आ रहा है जी बोर्ड में उन्हें अहम जिम्मेदारी मिलने जा रही है। बिल्कुल, अजहर अली वैसे मेरे ख्याल से एक कंप्रोमाइज किस्म की पर्सनैलिटी है, वो दबंग शख्सियत नहीं है मोहम्मद हफीज़ की तरह, तो वो बड़ी जल्दी प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते और जैसे ऊपर वाले कहेंगे वैसे ही करते रहेंगे। अच्छा, मैं एक बात कहूँगा, बात हो रही थी पीसीबी के चेयरमैन की। देखिए, पीसीबी के चेयरमैन साहब ने कल या परसों एक स्टेटमेंट दिया कि जी अब मेरिट के बगैर कोई टीम नहीं बनेगी और मेरिट के बगैर कोई प्लेयर टीम में नहीं आएगा। ऐसे ही कहा है ना, कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल। अब मेरा सवाल ये है, बल्कि मेरा सवाल नहीं, इंडियन चैनल का सवाल है। इंडियन चैनल ने इसको पिक किया इस बात को। उन्होंने कहा जी आपके चीफ सेलेक्टर साहब जो हैं 6 महीने से वही हैं, टीम उन्होंने 2 टीमें बनाई और उसके बाद वही अब आपके फिर चीफ सेलेक्टर हैं, तो आप ये ब्लेम किसको दे रहे हैं कि मेरिट पर प्लेयर नहीं आए थे? यानी जो लोग पहले, वहाब रियाज ने अगर पहले टीम बनाई और मेरिट पे प्लेयर्स नहीं लिए तो आपको वहाब रियाज को फौरन सैक करना चाहिए, आप उनको फौरन निकालें कि आपने जनाब मेरिट को नजरअंदाज किया है। यानी हमारे जो चेयरमैन होते हैं बोर्ड्स के, बिला सोचे समझे उल्टे सीधे बयान दे देते हैं। ज़का अशरफ साहब माशाल्लाह, उनके बयान तो दुनिया भर में जगहसाई का सबब बने। नजम सेठी साहब को याद था, रमीज आजा साहब बगैर सोचे समझे उल्टी सीधी बात। लेकिन उसके बावजूद मैं एक चीज़ बताऊं, बहुत सारे लोगों का ये मानना है हैदर भाई, पता नहीं मैं इसमें गलत भी हूं, कि नजम सेठी साहब ऊपर के फैसलों पर काम ज़्यादा करते थे बनिस्बत इसके कि वो टीम के कप्तानों में घुस जाएं, टीम की यूनिटी तोड़ें, वो इन चीज़ों में नहीं पड़ते थे। मैं आपको बताता हूँ, आज मैं रिवील कर दूंगा एक बात। नजम सेठी साहब ने अहमद शहजाद को आज से 8 साल 9 साल पहले कहा था कि मैं तुझे शाहिद आफरीदी बना दूंगा, तो उसने हाथ जोड़े, सरकार मुझे अहमद शहजाद रहने दे, मुझे शाहिद आफरीदी ना बनाए। उन्होंने कहा मैं तुझे कैप्टन बना दूंगा। ये उनका स्टाइल है बात करने का, नजम सेठी साहब का। अरसलान क्या बात करें हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन की। ये एडमिनिस्ट्रेशन वो है जो प्लेयर्स को प्लेयर बनने नहीं देते हैं, उनको खराब करते हैं, ग्रुपिंग खुद कराते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, प्लेयर्स में ग्रुपिंग बोर्ड कराता है, बोर्ड की मैनेजमेंट कराती है। अभी जो एक्शन रिपोर्ट हुआ है ना उस्मान तारिक, ये अंपायर ने नहीं किया है, ये एक फ्रेंचाइज ने कराया है। पता है मुझे, एक फ्रेंचाइज में पता है मुझे, मैं कहना नहीं चाह रहा था, पता है मुझे जी, सर, मुझे पता है, मैं नाम ले देता हूँ आप कहते हैं तो। नहीं, नाम छोड़े, नाम लेके हमें क्या करना है, नाम हमें जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन हमारी क्रिकेट की जो इस वक्त सिचुएशन है वो इतनी मतलब बदनाम हो चुकी है, इतनी बदनाम हो चुकी है। हम रिकी पॉन्डे ने कहा था मैं इतनी शर्ट्स नहीं चेंज करता हूँ जितने पाकिस्तान के कप्तान चेंज हो जाते हैं। और बात सही है। आपको याद होगा इंग्लैंड में पाकिस्तान खेल रहा था, ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान पहला टेस्ट आ रहा, शाहिद हफीज साहब बाहर आते, क्या जी मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ।
रिकी पॉन्टिंग से पूछा, रिकी पॉन्टिंग हंसने लगा, यार क्या बात करते हो इनके कप्तानों की, ये कभी आ जाते हैं अचानक, कभी चले जाते हैं। मिसबाह उल हक डायरेक्ट फ्लाइट लेके कैप्टन बने थे, आपको पता है, टीम में नहीं थे वो, जी टीम में मुझे नहीं थे, पता है। अचानक आए कैप्टन बन गए। और चले वो तो एक ठीक अच्छा है, फैसला हो गया वैसे हैदर भाई, शुक्र चले करें ठीक मिसबाह है, जैसा बंदा ही कप्तान हैज बना, ही बाद हैज में हमें डन, पता चला चले कि उन्होंने अपना टेस्ट काम का किया, बेहतरीन अच्छी कप्तान। बात। हाँ नहीं, अच्छी बात है, उन्होंने काम किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारा सिस्टम इतना खराब बिल्कुल कर ठीक। दिया गया है। अब हमारे यहाँ, अब आज या कल की रिपोर्ट आई है कि वो जो एक मैनेजर साहब थे, जिन्हें स्टेट्स का मैनेजर कहा जाता है, वो दोबारा लाए जा रहे हैं। भाई उन्होंने पहले कौन सा कारनामा अंजाम दिया तो जब दोबारा लाए जा रहे हैं? तो ये सारी चीजें जो है, आप कैसे मैनेज करेंगे? आप जब तक फेयरनेस पे नहीं आएंगे, फेयरनेस पे आए बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे हफीज आफान साहब ने अभी ये बात की, बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि लेवल हमारा इतना गिर गया है, अब कहाँ जाएं, हम कहाँ से तलाश करें। हमारा अब ये आखिर ये पीएसएल रह गया, अगर ये भी हमने छोड़ दिया तो हमारा फिर ये हो जाएगा कि हम वो श्रीलंका की जो टीम 2 साल 1.5 साल पहले जितनी खराब हो गई थी, हमारा वो अशर होने वाला। डॉक्टर साहब, ये जो शेन वॉटसन की बात हो रही है, मैं समझता हूँ शेन वॉटसन एक अच्छा इजाफा हो सकता है टीम के साथ, क्योंकि वो पाकिस्तानी लड़कों के साथ काफ़ी ज़्यादा जेल भी है। ख़बरें यही हैं कि शायद वो हेड कोच के तौर पर या अहम जिम्मेदारी संभालें। और मुझे भी लगता है कि शेन वॉटसन ज़रा ऑस्ट्रेलियन माइंड है, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट अच्छा काम कर सकता है यहाँ पर, बशर्ते के लड़के भी करना चाहें ना, और फिर उसको टीम भी वैसी दें, तो ये भी है। लेकिन शेन वॉटसन अगर आया तो वो फिर लड़कों को चूज़ करेगा, उसकी आदत है। जैसे कोयटा ग्लैडिएटर में उसने फिर पूरे पेन के साथ पूरा शफलिंग ऑर्डर किया है, और उसने नहीं मानी कि जी मैं इसी को कप्तान रहने दूं, क्योंकि अनाउंस कर दिया था कि हमारा कप्तान था हयात सरफराज ने। सरफराज से भी बात की, इनसे भी की, पूरी उनसे मैनेजमेंट से कहा कि भाई मुझे दे दे, मैं खुद ही करूँगा, और देख ले रिजल्ट आ रहे हैं। तो शेन वॉटसन थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी है और पाकिस्तान की क्रिकेट को समझता भी है, खेला भी। अच्छा फैसला हो सकता है, मुझे लगता है शेन वॉटसन वुड बी अ गुड चॉइस। सर आपने बहुत अच्छी बात की, इसमें कोई शक नहीं कि वो माइंड है, क्रिकेटिंग माइंड है, क्रिकेट को समझते हैं, पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से आके खेल रहे हैं पीएसएल, तवील अरसे से उनको पाकिस्तानी मेंटेलिटी का भी बखूबी अंदाजा है। यहाँ बायलैटरल सीरीज भी खेल चुके हैं। जहाँ तक आपने ऑस्ट्रेलियन माइंड की बात की ना, तो वैसे तो वटमोर भी ऑस्ट्रेलियन थे, जेफ लॉसन भी ऑस्ट्रेलियन थे, तो टॉम मूडी भी थे, हमारे बहुत सारे हमने ऑस्ट्रेलियन को आजमा के देख लिया, और बेचारे वो सारे के सारे सर नहीं, पर लेकिन एक फ़र्क पाँव था, रख कर मारे। एक फ़र्क था डॉक्टर साहब, वो लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपरस्टार्स में आए थे और वहाँ पर वो फिट नहीं हो पाए। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार थे उस ज़माने में, जब वॉटमोर वगैरह आए तो वो उधर प्रॉब्लम बन गया, क्योंकि वो उनकी सुनते ही नहीं थे। क्योंकि यार उनको अब वो क्या सिखाएंगे, स्विंग सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे? अब वो मुझे बताएं, किस, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वो क्या, वो ओपनिंग वाले बैट्समैन को उन्होंने ऑफ साइड पे खेलने से रोका, उसने कहा तुम्हें पता है या मुझे पता है, मैं ज़्यादा बड़ा स्टार। तो ये प्रॉब्लम है। अब तो खैर बात अलग है। सर वो अगर सुपरस्टार्स के दरमियान में आए थे और बहुत बड़ा चैलेंज था उनके लिए, तो यकीनन आपकी बात में वजन है। लेकिन इस वक्त जो सुपरस्टार्स का मरहला दरपेश है, वो होगा ना शेन वॉटसन को, वो फ्रेंचाइजीज का होगा। यस, उन्होंने अपनी इंजेक्शन बहुत करवानी है, इंडक्शन बहुत करवानी है बच्चों की, कि हमारे प्लेयर खेले, हमारा कैप्टन बने। अब शेन वॉटसन इस प्रेशर को किस तरह से हैंडल करते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बाकी जबरदस्त। रही बात कि उन्होंने कोचिंग क्या करनी है, हेड कोच का काम कोचिंग होता भी नहीं है, वो तो सिर्फ अपनी वो तरतीब बनाते हैं, अपनी प्लान्स के एग्जीक्यूशन को मेक श्योर करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो वो ब्रिज का काम करते हैं कोचेस के दरमियान में और टीम के दरमियान में। बाकी उनकी बात कहाँ तक पहुंच पाती है प्लेयर्स तक, ये भी एक अलग मरहला है। उससे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शेन वॉटसन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ता जितने भी होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और उनके सीईओ और बाकी जितने भी हैं जो लॉबी करने में माहिर होते हैं, वो शेन वॉटसन को कहाँ रखते हैं और शेन वॉटसन उनको कैसे हैंडल करते हैं, ये उनका सबसे बड़ा सीईओ, चैलेंज होगा। ओए होए प्लेयर्स होए। हमारे इतने इतने वो नहीं होते, अपने केंडे से बाहर नहीं चले जाते कि उनको कोई भी हेड कोच हैंडल ना कर सके। वो तो बेचारे पहले ही भाई भाई कर रहे होते हैं और वो बिल्कुल बिछ रहे होते हैं। मुझे यकीन है बाबर आजम से लेके नीचे तक सारे के सारे कोऑपरेटिव होते हैं, वो अपना काम करना जानते भी हैं और करना चाहते भी हैं। हेड कोच के साथ को कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम हमेशा क्रिएशन होती है जहां पे वाह, मैनेजमेंट इंटरफेरेंस करती है क्या अपने लोगों को इंडक्ट करने के लिए, कैप्टन बनाने के लिए, और वहां जब वो जो हेड कोच होता है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता, तो वहां रिजल्ट
के लिए हम देखते हैं कि नहीं हेड कोच ने क्या किया, उसको फारिग कर दो। लॉबी की आपने बात की तो वकार यूनिस भी यहाँ पर रहे हैं हमारे, बहुत दफा रहे, 5-6 दफा आए, कई रोल में आए, कई रोल में चले गए। सबसे ज्यादा लॉबी, चूंकि वो भी प्लेयर भी वहां जब थे तो वहां भी हुआ करती थी, जब वो कोच भी आए तो तब भी उन्होंने यही काम किया कि वहां पे उन्होंने खास लैंग्वेज को भी प्रमोट किया कि बाकी लोग सारे कॉर्नर पर बैठकर सुनते थे कि एक ही लैंग्वेज में बात हो रही है, और उसके अलावा प्लेयर्स को भी अपने बगल में लेकर चलते थे कि ये मेरा ग्रुप है, चूंकि इसलिए कि ये काम रहेगा तो मेरी अपनी नौकरी भी पक्की ओए रहेगी। इस होए तरह बहुत डॉक्टर सारी साहब मिसालें क्या हमारे यहाँ खोल मौजूद दिया हैं। आपने किस्सा। डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक, साबिर भाई कुछ कहना चाहते हैं, ब्रेक के बाद आता हूँ। ये तो डॉक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा अंदर की बात बताया, वो खोल दी। चले जी ब्रेक के बाद आते हैं, बड़ा मज़े की डिस्कशन हो रही है। वेलकम बैक जी। साबिर भाई, डॉक्टर साहब ने तो आज भाई कुछ लगता है सही एक्सीलेटर पे पाँव रखा हुआ है और काफ़ी कुछ बता गए। देखिए सर, अब वो ज़्यादा हम करेंगे डिस्कस तो देखें, अब काफ़ी लोग देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, तो अब लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं, मेरा सवाल भी और मेरा पूछने का आप लोगों से मकसद, बहुत ठीक डिस्कशन हो रही है, कोई इसमें दो राय नहीं। पता है अब तो लोगों को खुल के चीज़ें सामने भी आ गई, जो नहीं आई वो फिर पता लग जाती हैं आप जैसे एनालिस्ट और सारे भाइयों से। सर इस वक्त टीम में बहुत अच्छा कहा डॉक्टर साहब ने, बाबर भी काम करेगा शेन वॉटसन के साथ, शाहीन भी कर लेगा, रिजवान डूइंग गुड जॉब, और शायद रिजवान आगे आने वाले टाइम में वर्ल्ड कप से पहले कप्तानी के लिए भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, तो वो मुझे लगता है वो अच्छा भी है। उसको तो सिर्फ इसलिए रखा था ना कि एक मैनेजर था, तो एक ही मैनेजर के दो बच्चे कैसे कप्तान बना दूं मैं, तो वो तो तीसरा भी था, उसको तो फिर किसी और तरीके से बनवा लिया फ्रेंचाइज और सुसर साहब ने। तो अब ये मामला यहाँ पर है कि कप्तान की खैर जो मर्जी बात हो, शाहीन हो, जो भी हो, वनडे का जो भी हो, टेस्ट का जो भी हो, कोच का रोल तब बेहतर इफेक्टिव होगा जब दाएं बाएं बोर्ड के लोग जो डायरेक्टर्स में आते हैं ना, वो ज़रा हाथ हल्का रखें या वो काम करने दें, और मोहसिन नकवी साहब का यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा। देखें सर, बात की जाए तो आप शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, ये ऑब्वियसली एक बड़े खिलाड़ी हैं। इनके साथ देखिए शेन वॉटसन की आप बात कर रहे हैं, तो शेन वॉटसन का कोचिंग एक्सपीरियंस ऐसे है नहीं इंटरनेशनल लेवल पे। मैं चाहूँगा कि जिस तरह से लोकल कोच तो नहीं होना चाहिए माजरत के साथ, क्योंकि हमने ट्राई करके देख लिया और हमने प्लेयर्स के मुंह से खुद सुनते हुए यानी कि देखा कि वो जो क्या कहते रहते हैं वकार यूनुस के बारे में, कुछ और कोचेस के बारे में। तो मैं तो हमेशा फ़ैन रहा हूँ फॉरेन कोचेस का, चाहे बॉब वुलमर को आप देख लें, आप जेफ लॉसन को देख लें, इस तरह काफ़ी सारे, विकी ऑथर पहले जो उनका ड्यूरेशन था वो काफ़ी अच्छा था सरफराज के साथ, अभी जो है वो उसको माहौल ऐसा मिल गया कि वो खुद ही यानी कि थोड़े से ख़राब हो गए। मैं देखा सर माइक हैजन जो हैं या गैरी कर्स्टन जो है साउथ अफ्रीका की, इनका सर इंटरनेशनल काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो मैं चाहूँगा कि अगर माइक हैजन का जिस तरीके से नाम आ रहा है तो शेन वॉटसन के बजाय उनको आप तरजीह दे सकते हैं, क्योंकि उनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ज़्यादा है। शेन वॉटसन का एक्सपीरियंस, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कोचिंग स्टाफ, देखिए कोच आपका वो होना चाहिए जो आपका मेंटोर भी हो, जो आपको एक किस्म का डिफिकल्ट टाइम्स में आपको इनकरेज भी करे। मुझे लगता है शेन वॉटसन में वो, मेरा ख्याल है वो बेहतर कैपेसिटी का कोच हो सकता है, क्योंकि वो यंग भी है, अभी अभी रिटायर हुआ है, चीज़ें समझता भी है, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, ज़रा एग्रेसिव माइंडसेट है। दूसरा वो थोड़ा, जो ऑस्ट्रेलियन होते हैं ना, वो अपने किसी भी फैसले के अंदर इंटरफेरेंस बहुत कम ही होने देते हैं। एग्जैक्टली सर, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट तो हमें देखें चाहिए, मगर हमारे जो प्लेयर जो ग्रास रूट लेवल से जिस तरीके से आते हैं, जो अपना उनका बेचारों का बैकग्राउंड होता है, जिस तरीके से वो आ रहे हैं, तो उनको देखें टाइम लगेगा। सिर्फ शेन वॉटसन नहीं, हमें 3 से 4 फॉरेन कोचेस चाहिए जो कि एनसीए में काम करें, अंडर 19 के लेवल पे काम करें, अंडर 13 लेवल पे काम करें, क्योंकि वहाँ पे हमें ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे जितने बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान के जो रिसेंट लेजेंड्स रह चुके हैं, वो कोई भी, मोहम्मद यूसुफ के अलावा बेचारे जुनैद खान को देख लें, उसके अलावा 2-3 नाम ऐसे हैं जो कि नहीं जाना चाहते कि अंडर 19 के हम कोचेस करें, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत है। मैं अगेन मिसाल दूंगा, इंडिया की राहुल द्रविड़ को देख लें, उतने कितने आपको खिलाड़ी बना के दिए अंडर 19 लेवल से। आजकल वीवीएस लक्ष्मण को देख लें, कितना बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट में। सर जो मैं वहाँ पे तो कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। मैं यूनुस खान को चाहता हूँ कि वो वहाँ काम, मेरा बड़ी ख्वाहिश है कि यूनुस खान, वो खुद की उनकी ख्वाहिश है कि वो जूनियर के साथ का, अच्छा उनको घसीटते नहीं आप सीनियर के साथ, वो बेचारा खुद कह रहा है यार मुझे नहीं करना सीनियर्स के साथ, मुझे मोहम्मद जूनियर यूसुफ ने लेवल। भी कहा, मोहम्मद यूसुफ ने खुद टीवी पे आके कहा कि भाई मुझे जूनियर्स के साथ थोड़ा सा लगाएं, सर मैं वहाँ पे रवैया काम तब्दील करना चाहता हूं। पड़ेगा मोहम्मद यूसुफ साहब को। बहुत मोहम्मद यूसुफ साहब ने गुस्सा किया अंडर 19 की टीम पे, अभी जो साउथ अफ्रीका गई है, बहुत डांट डपट हो रही थी वहाँ पर, और बहुत मुझे वहाँ से बहुत दोस्तों ने बताया थोड़ा सा उनको रवैया भी तब्दील करना पड़ेगा। बच्चों को इस तरह डांट डांट के, कोई स्कूल के बच्चे तो वो हैं नहीं कि छोटे, जिनको वो थोड़ा रवैया भी तब्दील करना पड़ेगा। बहुत बड़े लेजेंड है मोहम्मद यूसुफ और काम भी कर रहे हैं, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा रवैया भी तब्दील करना पड़ेगा।
सर कभी सर हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है, आप कोच हो, आप सिखा रहे हो। डॉक्टर साहब 1 मिनट दीजिएगा, साबिर बात करें, मैं आप लंबे लंबे लेक्चर चल रहे हैं। सर जी जी डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? मैंने कहा अगर उधर आपने कहा कि डांट डपट चल रही है बच्चों की तरह, स्कूल के बच्चों की तरह हेडमास्टर साहब डंडा लेके सर पे खड़े हो गए, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में लंबे लंबे लेक्चर चल रहे हैं, हारने के बाद घंटे घंटे के प्रोफेसर साहब ने लेक्चर दे दिए, उसका क्या फायदा हुआ? उसका ये हुआ कि वो हारी टीम हुई आधी टीम सो को भी कभी जाती थी, लेक्चर दिया जाता है। आधी टीम सो जाती थी उसमें। जी इतना लंबा साहब, लेक्चर होगा तो सोना ही पड़ेगा सर। सही बात है। जी साबिर, जी सर आपके सवाल में थोड़ी यही मोहम्मद यूसुफ से रिलेटेड और थोड़ा बिहेवियर भी हमें वहाँ काम करने की जरूरत है। जी सर देखें आपका मैंने अब जिस तरह भी मोहम्मद हफीज़ जिस तरीके से टीम डायरेक्टर थे, उनकी देखें अभी खिलाड़ी कंप्लेंट्स कर रहे हैं, वकार यूनुस के बारे में लोगों ने लड़कों ने कंप्लेंट्स की, चाहे फास्ट बॉलर्स थे चाहे बैट्समैन थे। तो देखें आपका जो कोच होते हो ना, आप तरीक़ेकार होता है सिखाने का, क्योंकि आप हम्बल तरीके से सिखाते हैं तो वो लड़के अब ज़्यादा हार्श होंगे तो वो चीज़ सर कभी पल्ले नहीं पड़ती। अब छोटे बच्चे की मिसाल ले लें, स्कूल टीचर जो भी होगा, जो सब्जेक्ट उसका फेवरेट नहीं होगा, अगर तरीके से समझाएगा तो वो जो टीचर होता है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का फेवरेट बन जाता है। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा ये देखें लोकल कोचेस का ये प्रॉब्लम है। मगर अगेन मैं चाहूँगा कि मोहम्मद यूसुफ की सर्विसेज डिनाई नहीं करनी चाहिए, उनको आई थिंक अंडर 19 लेवल पे होना चाहिए। उन्होंने खुद भी कहा थोड़ा बहुत हार्श आप हो जाते हैं, मगर थोड़ा सा तरीक़ेकार जो होता है वो आपको अच्छा रखते हैं तो आपको काफ़ी उससे, क्योंकि आपने लड़कों से काम लेना होता है सर। बॉब वुलमर बेहतरीन कोच था मेरी नज़र में। कामरान अकमल जैसे बैट्समैन को वो उन्होंने ओपनर बना दिया, अच्छे बल्ले रन्स बनाए। वो हर खिलाड़ी के साथ इंडिविजुअली जाके अटैचमेंट उनकी होती थी, हर खिलाड़ी के, शाहिद अफरीदी हो, यूनुस खान हो, मोहम्मद यूसुफ हो, इंजमामुल हक हो, शुएब अख्तर हो। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोच हो जो कि आपको हर लम्हे पे, वो तो फादरली फिगर बन गए थे ना बॉब वुलमर। चलिए सर इस पे डिस्कशन करते हैं, लेकिन हैदर भाई आप जरा बताएं मुझे आज का मैच पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर कैसे देख रहे हैं? बड़ा अहम मैच है दोनों टीमों के लिए, कोयटा के लिए भी और पेशावर के लिए भी। कोयटा वैसे लीडिंग पोजीशन में है और प्लेऑफ में उनके चांसेस तकरीबन 90% क्लियर हैं, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के लिए ज़रूरी है कि मैच जीते। देखिए दोनों टीमों में एक फ़र्क नज़र आता है, बड़ा क्लियर फ़र्क है। वो कोयटा जो है वो जीतने के लिए खेल रही है, पेशावर जो है वो सर्वाइवल के लिए खेल रही है। ये बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। उसके बाद फिर पेशावर के पास कोई अच्छा स्पिनर नहीं है। आरिफ याकूब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास बॉलिंग कोई भी अच्छी नहीं है, पेसर भी अच्छा नहीं है, नवीन भी ऐसे ही है, फारिग सा है, आमिर जमाल अच्छा है, लेकिन आमिर जमाल एक बंदे पे पूरी मैच नहीं खेला जा सकता, वो बैटिंग भी बेचारा कर रहा है। वो बात नहीं है तो, लेकिन कोयटा जो है उसने काफी डेवलप किया अपने आप को, और कोयटा ने जो है अपनी साइड को बैलेंस किया, ये बड़ी अच्छी बात है। फिर कोयटा ने 2 स्पिनर बड़े अच्छे उठाए, अकील हुसैन जो है वो बड़ा उनका, और अबरार जो है, दोनों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इसमें PSL में और परेशान किया। तो आज का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन देखना ये होगा कि बाबर आजम जो है, जिन पर पूरी असल प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊं अरसलान आपको, प्रॉब्लम ये बाबर जिस टीम में खेलता है बेचारे पे जिम्मेदारी डाल सारा बोझ डाल देती है, ये गलत है, ये गलत। अच्छा पूरी टीम ये करती है, ये बाबर का क्या कसूर है? ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये करते हैं। पाकिस्तान टीम में खेलता है, वहां सारा बोझ डाल देते हैं। कराची किंग्स में था, वहां सारा डाल दिया। सचिन तेंदुलकर बन गया, वो सचिन तेंदुलकर वाली मिसाल बन चुका है। जी 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 बिल्कुल। तो बाबर आजम के साथ साथ दूसरे प्लेयर्स को भी परफॉर्म करना चाहिए, और अब जो है अगर आप मैच जीतना चाहते हैं तो आपको पहले से सारा होमवर्क करना चाहिए। अगर होमवर्क किए बगैर आप जो है वो मैच में आते हैं तो उसका रिजल्ट आपको पता है फिर ऐसे ही होता है। लेकिन यानी आज आप पलड़ा जो है कोयटा ग्लैडिएटर का थोड़ा भारी देख रहे हैं हैदर भाई? बिल्कुल है, लेकिन मुझे लगता है शायद आज पेशावर जीत जाएगी, क्योंकि पेशावर का सर्वाइवल मोड है ये। जी डॉक्टर साहब आता हुआ है। जी डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। बड़ी मासूमियत से ना साठ भाई, बड़ी ये काम की पते की बात दरमियान में कर जाते हैं, दूसरे की बात के दरमियान में आपने वो कर दी। और वही असल बात है, वो ये है कि बाबर आजम को सचिन तेंदुलकर बना दिया जाता है। यही काम की बात है कि जब वहां जहां खेल रही हूँ, जिस भी फ्रेंचाइज में खेल रही हूँ, सारी क्रिकेट उन्हीं के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है, पूरी PSL उनके गिर्द रिवॉल्व कर रही है। यही वो ब्रांड है जिसको प्रमोट करने की जरूरत है, जिसके पहले बेचारे का कसूर यही है सर, उसका कसूर यही है कि गलत टीम में बेचारा एक प्लेयर पैदा हो गया। अगर आज वो ऑस्ट्रेलिया होता ना गलत मुल्क में, तो आप देखते कि बाबर आजम आज ये सारे जो फेबुलस 3-4 में खड़ा है ना बाबर, वो फेबुलस 1 होता अगर ऑस्ट्रेलिया में होता या इंग्लैंड में होता। वो तो उसको बहुत उठा के रखते हैं, हम उसको गिराने की कोशिश करते हैं। हम भी तो कुछ हाथ होला रखे ना, उसकी टांगे खींचने से बाज आए ना, उसको खेलने दे। सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर किसने बनाया? अपने बैट ने तो बनाया ही बनाया, साथ साथ मीडिया ने बनाया, इंडियन नेशन ने बनाया। और हम बतौर नेशन कहते हैं कि बाबर ही हमारा जिम्बाबर है।
ये जब नारे लग रहे होंगे तो आप बाबर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? उसको बूस्ट की जरूरत है। जब पूरी टीम उसके लिए रिवॉल्व कर रही है, जब वो बैटिंग करता है तो मैच जीतते हैं। सर ये क्राउड प्रूवन पूरा है, उसी को इसमें देखने आ कुछ रहा है, दो राय नहीं है। तो क्राउड आज पूरा पेशावर उसी को से भी देखने मैच आ रहा जीते। है। कोई पीएसएल का और क्राउड, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, पीएसएल क्राउड सिर्फ बाबर जी, को देखने आ रहा है। सिर्फ बाबर को देखने आ रहा है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बाबर मैच जीत जाएगा सर आज। वही जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर साबिर देखें, भाई। वही बात है ना कि अल्लाह पाक जिसको देखें चाहे इज्जत दे। बाबर आजम के हवाले से रिसेंट जो खिलाड़ी मोहम्मद आमिर हो, इमाद वसीम हो, टीवी पे बैठ के कहते थे कि जी इसकी जगह नहीं बनती। आकिब जावेद साहब को देख लें कि जी हम इसको आउट नहीं करना चाहते थे कि ताकि ये चेस नहीं कर सकता। तो देखिए इस तरीके नहीं, के मैं एक जो बात सर बताऊं, सीनियर आकिब आपके जावेद साहब से तो यही मैंने इंटरव्यू में सर पूछा, आपके सर लोकल यही खिलाड़ी यही अपने प्रोग्राम में इंटरव्यू में ये बात पूछी और मैंने सर ये भी नहीं कहा कहना चाहिए। कहीं आपने इसलिए तो नहीं कह दिया कि उसने आउट आपसे होना भी नहीं, तो आपने कहा इज्जत बचाने के लिए कहते हम तो आउट करते ही नहीं। सऊ शकील के बारे में कहते थे कि जी वो छोटे कद का है और इतना उसको नहीं, खेलना वो नहीं बड़ी जाता, बुरी, वो उसी ने बहुत पेंडा गलत लगाया। बात, बहुत गलत बात, बहुत सर गलत बात थी। सर बाबर आजम देखें, जारी बात है, और मैं सर उसके हम्बल तरीके से देखें, उसका बिहेवियर देखें, वो अपना रिएक्शन नहीं दे रहा। वरना हमने काफ़ी खिलाड़ी पाकिस्तानी देखें शॉर्ट टेम्पर देखें कि वो अपना रिएक्शन आगे से दे देते हैं, अभी गुस्सा शो करते हैं। मगर इनका देखें कूल एंड काम कंपोजर है, हर किसी की रेस्पेक्ट करते हैं अभी भी, चाहे सीनियर्स हो चाहे उनके जूनियर्स हो, जिस तरीके से उनके साथ खेलें। मगर बाबर की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आता। जहाँ तक उनकी परफॉर्मेंस की बात करें, देखें पूरी दुनिया उनको सराहती है। कुछ जो सिलेक्टेड जो कुछ लोग हैं, चाहे कुछ बंदे हैं, वो चाहे कराची के हों चाहे पंजाब लाहौर के हों, वो जिस तरीके से टारगेट करते हैं वो सर बहुत बुरा है। मगर मेरा नहीं ख्याल कि बाबर की परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने बड़ी अच्छी बात कही है, मैं इसमें आपसे ऐड अप कराता हूँ, फिर हम जरा फिनिशिंग लाइन की तरफ जाते हैं। बाबर के साथ ना साइम खेल रहा है, साइम की परफॉर्मेंस दिन ब दिन नीचे हो रही थी, आप देख रहे। बाबर के साथ खड़ा हुआ तो एकदम से साइम फ्लरिश कर गया। बाबर ने कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि बाबर चाहता है वो खेले, उसको कॉन्फिडेंस दिया, हारिस को पूरा मौका दिया, अब हसीबुल्लाह पूरा मौका दे रहा है बाबर आजम। और ये सबसे ज़्यादा मौका इस वक्त बाबर आजम की ही टीम दे रही है, यंग को और इमर्जिंग को। साइम को बॉलर भी बना दिया। अच्छा, एक तरफ प्लेयर को पता हो ना दूसरी तरफ दीवार खड़ी हुई है, उसने तो गिरना नहीं, तो मैं आराम से अपनी गेम खेलूं, मुझे टेंशन ही नहीं है। बाबर है ना, फिर भी हम कहते नहीं यार बाबर को तो उसका स्ट्राइक रेट निकाल लाते, अब तो उसने उस पर भी सबको चुप करा दिया। सर 2021 में बाबर आजम ने इंटरव्यू दिया था रमीज राजा को स्टेडियम में बैठ के, जी जब हाँ। नए कप्तान बने थे। उन्होंने यही बात की थी कि मैं प्लेयर्स को बेक करूंगा, और उसकी सजा भी उसको बाबर आजम को मिली है। वो प्लेयर्स को बेक करते हैं, मगर जो हमारा सिस्टम है वो नहीं चलने दे रहा। काफ़ी बेतहाशा नाम थे जिसकी वजह बाबर ने चांसेस दिए, उन लड़कों ने परफॉर्म भी किया, मगर सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई, चेयरमैन चेंज हुआ तो वो लड़के बेचारे चले गए। अदरवाइज बाबर लड़कों को सपोर्ट करता है, वो बाबर नहीं, वो लड़के खुद आके बताते हैं, मीडिया पे के बताते हैं कि उनकी जो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, जो एनहेंसमेंट आ रही है, वो बाबर की सपोर्ट की वजह से आ रही है। अब साइम अयूब की मिसाल आप ले लें, मोहम्मद हारिस की अपनी बात की, हसीबुल्लाह कुड बी वंडरफुल फैक्टर। आमिर जमाल ने बेतहाशा टाइम कहा है कि उसको बाबर की जिस तरीके से सपोर्ट मिल रही है। बाबर अभी देखें कितना बड़ा नाम है, मगर उसके बावजूद पिछले 4-5 मैचेस में देखें बाउंड्री लाइन पे खड़ा होता है और रमन फाउल अगली खड़ा होता है, वो भी लॉन्ग ऑन पे, तो वो क्या करते हैं कि उनसे हर बॉल पे जाके एडवाइस भी लेते हैं। और ये बाबर ने खुद कहा भी है, क्योंकि वो वेस्ट इंडीज के कप्तान रह चुके हैं, रमन फाउल, उनसे सीखते भी हैं। तो देखें सीखने के लिए तो आपकी कोई एज लिमिट नहीं होती। तो कितना हम्बल तरीके से अभी भी लर्न कर रहे हैं और मैचेस जीत भी रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यही बात कि एक तो बाबर आजम के लिए हम लोग पहले ही चलें, मैं ही समझता हूँ कि उसके साथ खेलने वाला भी ग्रो कर रहा होता है, सीख रहा होता है, इतना बड़ा प्लेयर, बल्कि अब तो इंटरनेशनल प्लेयर कह रहे हैं यार कि हम तो ड्रेसिंग रूम शेयर, ल्यूक वुड कह रहा है मेरी तो बड़ी खुशकिस्मती कि बाबर आजम की टीम में हूँ। अब दुनिया कह रही है कि उसके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, तो बड़ा मजा आता है। सर इससे बड़ी क्या बात होगी कि नासिर हुसैन कहता है कि अगर कवर ड्राइव देखना हो तो बाबर का देखिए, हाँ भूल जाइए बाकी बहुत अच्छा खेलते होंगे, ये हम नहीं कह रहे कि वो बुरा खेलते हैं, लेकिन देखना है तो बाबर को देखिए। बैटिंग देखनी है तो मैं उसकी इनिंग मिस नहीं करना चाहता, बेशक वो रात को किसी पहर भी हो। हर ट्रू कमेंटेटर, हर बड़ा ट्रू। प्लेयर, हर कैप्टन, साबिक कैप्टन ये कह रहा है कि बाबर, और एक अगर बाबर पसंद नहीं है तो मुझे पसंद नहीं है। कोई जातियात हो सकती है, या उसने किसी एक मैच में परफॉर्म नहीं किया होगा, या किसी एजेंडे का हिस्सा है, या किसी लॉबी का हिस्सा है। तो हमने बाबर को फर्ज समझ रखा है, अपना ये उसको तख्ता मश्क बना रखा है कि हमने उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना है। या तो ये शायद रेटिंग का चक्कर है, क्योंकि बाबर के खिलाफ बोलेंगे तो लोग ज्यादा सुनेंगे, कुछ ऐसा ही लगता है। मीडिया का भी प्रॉब्लम यही लगता है मुझे, और यूट्यूबर्स का भी यही प्रॉब्लम लगता है कि या तो बाबर के हक में बोल के कर लेंगे, या उसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर देंगे। भाई जो प्लेयर है वो तो है ना, उसकी अब कैपेसिटी पे मसला नहीं शक कर सकते। स्किल्स मैच पर तो उसकी बात हो ही नहीं कभी कभार सकती। आगे पीछे हो सकता है, जाती परफॉर्मेंस कभी ना हमेशा 100% नहीं होती। जैसे आपने अभी खुद ही कहा कि पहले स्ट्राइक रेट पे सबसे ज्यादा शोर शराबा होता था, अब आज
180 के स्ट्राइक रेट से बाबर रन्स कर रहा है और मैच भी जितवा रहा है, तो फिर अब क्या रह गया बाकी? कुछ भी इसका नहीं, अब मतलब है खामोश हो गए आप ना, देखते हैं अब कि कोई अगले बात 10 नहीं हो रही, अब मौसम खामोश क्या हो आएगा? गए। अच्छा, एक छोटा सा ऐड अप, हैदर भाई अगर इस पे कोई ऐड करना चाहे, फिर मैं वाइंड अप करूं बस जल्दी से शॉर्ट सा। बिल्कुल, देखिए बाबर आजम जो है वो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, दुनिया उनको मानती है। अफसोस की बात यह है कि हमारे डोमेस्टिक जो बड़े नाम हैं वो नहीं मानते हैं। कभी उन पे आकिब जावेद तनकीद करते हैं, कभी वसीम अकरम करते हैं। मतलब जो जहाँ मेरे ख्याल से बाबर आजम से आकिब जावेद का तो मसला ये है, शायद वो लाहौर में लाना चाहते होंगे और बाबर आजम नहीं आते हैं, इसलिए उनको परेशानी हो गई उनसे। लेकिन देखें आप, सूरज को अगर आप जितना भी कह लें बुरा, लेकिन सूरज तो सूरज ही रहता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि हमारी क्रिकेट को कौन से लोग बर्बाद कर रहे हैं, बाकायदा प्लानिंग के तहत, मनसूबाबंदी के बिल्कुल तहत ठीक। कौन लोग इसको खराब कर रहे हैं। और हमें ऐसे एलिमेंट्स को, मैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जनाब मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज समझने की कोशिश करें, ऐसे लोगों को अपने करीब ना आने जबरदस्त। दें जिन लोगों ने पहले भी क्रिकेट को बर्बाद किया है और और अब अब भी भी कर रहे हैं। क्रिकेट को बहुत बर्बाद शुक्रिया हैदर भाई, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच सैयद हैदर भाई। और डॉक्टर हफीज़ अमान साहब बहुत शुक्रिया, साबिर हुसैन साहब बहुत शुक्रिया। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया हमें इस सारे प्रोग्राम में, डिस्कशन में बड़ी फ्रूटफुल रही और टोटल डिस्कशन इस वक्त क्रिकेट के जो मसाइल हैं वो और उसका हल भी था। तो फिर होती है जी अगले हफ्ते आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।